यहाँ पे अलग अलग बीकर में रखा गया, एल्डिहाइड भी है, अल्कोहल भी है और प्राइमरी एमीन भी है। उसमें से पता करना है कि किस बीकर में प्राइमरी एमीन रखा गया है। क्लियर है? उस तीनों बीकर में रिएक्शन करा दो क्लोरोफॉर्म के हुए। ये तुम्हें लिक्विड फॉर्म में दिया रहेगा बोतल में, जब भी प्रैक्टिकल करते हो स्कूल में या कॉलेज में। उसमें क्लोरोफॉर्म प्लस केवेज का जो सॉल्यूशन होगा उसको तीनों में डाल दो, एल्डिहाइड, अल्कोहल और प्राइमरी अमाइन में। तो जो प्राइमरी अमाइन जिस बीकर में होगा उसमें से जैसे वो डालोगे, जैसे रिएक्ट करेगा वहां पे, तो वो क्या बन जाता है, आर एन सी एज अ प्रोडक्ट। और जैसे आर एन सी बनता हो तो दिखेगा नहीं कि आइसोसाइड बना या क्या बना है, बट अगर उसमें से अनप्लीजेंट सा स्मेल कुछ आना शुरू हो जाता है तो वो समझ पाएंगे कि वही आइसोसाइनाइड बना होगा। और आइसोसाइनाइड बना है दैट मीन्स वो किससे बन पाता है आइसोसाइनाइड? ओनली प्राइमरी अमाइन ही आइसोसाइनाइड बना पाता है क्लोरोफॉर्म केवेज के रिएक्शन के बाद। क्लियर है? यहाँ पर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल हम लोग क्वेश्चन करते हैं अभी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव कार्बाइल एमीन टेस्ट या आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसमें तुम्हें क्या ध्यान देना है, ओनली प्राइमरी एमीन होना चाहिए। 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन वो टेस्ट नहीं दे पाता यहाँ पे देखना कि ये जो आर एन एच टू ग्रुप है, ये NH2, ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है तुम्हारा, NC में, आइसोसाइनाइड बना दे रहा है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे सबको? ये बस स्मेल यहाँ पे याद रखना है कि ये जो आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है जो प्रोडक्ट, उसका स्मेल कुछ अनप्लीजेंट सा आता है यहाँ पे, कुछ स्पेसिफिक स्मेल यहाँ पे नहीं दिया रहता है, बट इन जनरल अनप्लीजेंट सा स्मेल कुछ होता है। तो इसी के बेसिस पे हम लोग समझ पाते हैं कि वो प्राइमरी एमीन रहा होगा वहाँ, जबकि सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन ये टेस्ट नहीं दे पाता। अब एक क्वेश्चन भी करते हैं यहाँ पे हम लोग, तो एक एग्जांपल पहले देख लें। यहाँ पे मान लो कि ये आर के जगह कोई भी तुम्हारा आ जाए यहाँ पे, CH3 CH2 NH2, ये रिएक्शन भी काफी आसान सा है, ये भी प्राइमरी एमीन है और इसका रिएक्शन करा दो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म और KOH। ये जो NH2 वाला पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है तुम्हारा, NC में। R तो एज इट इज है, बोर्ड पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं किन्हीं को। एक मिनट, सर वो आ गए शायद। वो आ गया है, चलो अब नहीं लिख पाएगा वो इससे भी। तो जो भी है इसमें, एक मिनट, तो ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं इसमें। यहाँ पे जो रहेगा इस केस में कि जब भी प्राइमरी अमाइन होगा CH3 CH2 NH2 क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, यहाँ पे NH2 सिर्फ किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी एमीन है, ये क्या होगा तुम्हारा CH3 CH2 NC। और जैसे ये NC बन गया, आइसोसाइनाइड बन गया, इसी का स्मेल आना शुरू हो जाता है, अनप्लीजेंट सा स्मेल। क्वेश्चन जो तुम्हारा एग्जाम में रहेगा यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, जो भी प्राइमरी एमीन हो, देखते हैं अभी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स कार्बाइल एमीन टेस्ट। काफी आसान सा रहेगा ये, प्राइमरी अमाइन। देखते हैं यहाँ पे हम लोग, ऑप्शन उसमें अलग अलग रहेगा। गिव्स कार्बाइल एमीन टेस्ट, ऑप्शन है यहाँ पे तुम्हारा, ऑप्शन यह मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, NH2, NH2, NH, NH2, N, CH3 CH3। इसमें से कौन सा ग्रुप, मतलब इसको अगर नंबरिंग कर दो मैं यहाँ पे 1, ये सेकेंड हो, ये थर्ड हो, 4 5, फर्स्ट। इसमें कौन कौन सा कार्बाइल एमीन टेस्ट पॉजिटिव दे पाएगा,
वो सोच के बताना है। फर्स्ट सेकंड एंड फर्स्ट फर्स्ट, सेकेंड और फोर। फोर्थ। यहाँ पे फर्स्ट भी प्राइमरी अमीन है, और बच्चों को कंफ्यूजन होता है अगर ध्यान से नहीं देखो तो ये कि सेकेंडरी अमीन है, बट ये भी प्राइमरी अमीन ही है, क्योंकि नाइट्रोजन से सिर्फ एक ही कार्बन कनेक्टेड है। ये भी तुम्हारा प्राइमरी अमाइन ही है, ये भी टेस्ट दे पाएगा। सेकेंडरी अमाइन कब होता है? इस टाइप का जब अमाइन रहे, एन यहाँ पर भी एक कार्बन और इधर भी एक कार्बन, ये तुम्हारा सेकेंडरी अमाइन है, ये नहीं दे पाएगा टेस्ट। ये भी तुम्हारा प्राइमरी अमाइन है, एनिलीन है, ये नाइट्रोजन से कनेक्टेड एक ही कार्बन आ रहा है, ये भी प्राइमरी अमाइन है, ये भी टेस्ट दे पाएगा। और ये तो टर्सरी अमाइन है, ये टेस्ट नहीं दे पाएगा। तो तुम्हें बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो कार्बालेमिन टेस्ट होता है वो किस ग्रुप के लिए होता है? प्राइमरी अमाइन के लिए यूज किया जाता है, ओनली प्राइमरी अमाइन। क्वेश्चन में बस ऑप्शन इसी टाइप से रहेगा तुम्हारा, जब भी यहाँ पे क्वेश्चन आता है। रिएक्शन नहीं पूछा है कि ये रिएक्शन कैसे आ रहा है, क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टेस्ट था। इसमें अमाइन के लिए जो टेस्ट था कार्बालेमिन टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट है इसमें हॉफमैन मस्टर्ड आयल टेस्ट। पहले कॉपी कर लो यहाँ तक। डन सर। तो ठीक है, सब लोग जल्दी से sir. कर लो, कॉपी कर लो। बिल्कुल, मैं सेंटर पर से भी क्लास लेता हूँ, बट तुम लोगों का ऐसे कुछ अभी मैंने कल भी बताया था कि वैसे कुछ परमिशन अभी नहीं मिला है। जैसे कुछ नेक्स्ट वीक में बहुत ज्यादा चांस है कि मिले, तो फिर सेंटर से भी क्लास मतलब ऑफलाइन ही हो पाएगा तुम्हारा। बाकी सेंटर्स पर से भी क्लास अगर लेता हूँ मैं, तो वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत ब्लर वगैरह का होने का चांस रहता है। मतलब कुछ बैचेज का मैंने क्लास लिया भी था सेंटर पर से, बट उसमें जो क्लियरिटी यहाँ पे राइटिंग का रहता है, उसमें वहाँ पे कुछ ब्लर होते रहता है, उतना क्लियर नहीं हो पाता है। बाकी जब ऑफलाइन या ऑनलाइन होगा, देखते हैं वहाँ पे, वहाँ पर भी कुछ नेटवर्क इशू थोड़ा बहुत रहता है, तो वो रिजॉल्व हो जाए एक बार, मतलब वहाँ पे ही, वहाँ से भी क्लास में ले पाऊंगा सेंटर पर से। तो ठीक है, देखते हैं हम लोग यहाँ पे। केवल मैं सेंटर पे था, अभी भी शाम में फिर लेक्चर है। कुछ बैचेज का वहाँ पर एक दो बैचेज जिसमें कम बच्चे हैं, वो सेंटर पर से भी क्लास में लेता हूँ, कुछ बच्चे आते भी हैं। बट तुम लोगों का भी धीरे धीरे वो ऑफलाइन मोड की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, तो हो जाएगा धीरे धीरे वो। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर चुके हो गए यहाँ तक सब लोग। ये अमाइन के लिए फर्स्ट टेस्ट था। सेकेंड टेस्ट है इसमें हॉफमैन मस्टर्ड आयल टेस्ट। हॉफमैन साइंटिस्ट का नेम है इसमें, हॉफमैन मस्टर्ड आयल टेस्ट। अब देखने की हॉफमैन मस्टर्ड आयल टेस्ट को क्यों बोलते हैं, देखते हैं इसका रीजन अभी हम लोग। RNH2 यहाँ भी जब प्राइमरी एमीन हो और इसका रिएक्शन यहाँ पे कराते हैं हम लोग CH2 के साथ। इसका रिएक्शन जब CH2 के साथ होता है, कार्बन डाइसल्फाइड, इसमें जो कोड बनता है यहाँ पे RNH C डबल बॉन्ड S और ये SH। वो ये स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े नहीं अभी, बॉन्डिंग में चीजें आएगा कि CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये धीरे धीरे समझ में आ पाएगा तुम्हें। अब ये जो RNH C डबल बॉन्ड S और ये SH बन रहा है, इसका फर्दर रिएक्शन करा देता हूँ यहाँ पे HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ, HgCl2। आफ्टर रिएक्शन इसमें जो कोड बन पाता है यहाँ पे। अब देखो इसमें जो नेमिंग कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे CH2 HgCl2 का नेम क्या रहता है यहाँ पे, ये सारी चीजें हम लोग एक चैप्टर अलग से BIN बेसिक नोमेनक्लेचर, तो वहाँ पे ये सारी चीजें आएगा।
आफ्टर रिएक्शन यहाँ पे जो मैं नेम लिख दे रहा हूँ वैसे यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड, देखिए CO2 रहा था, तो CO2 को क्या बोलते हो, कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह कार्बन डाइसल्फाइड CH2 का नेम, और HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड। ये तो 10th में कुछ पढ़े भी होंगे इस टाइप का। ये क्या, मर्क्यूरी क्लोराइड। और जब प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे, उसमें जो फाइनली प्रोडक्ट बनता है NC डबल बॉन्ड S, जैसे ये प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे फाइनली, इसका यहाँ पे स्मेल आना शुरू हो जाता है, जैसा कि स्मेल होता है मस्टर्ड ऑयल का। मस्टर्ड ऑयल को क्या बोलते हैं हिंदी में, कुछ याद हो? मस्टर्ड ऑयल, राई का तेल। राई का तेल, या बिल्कुल सरसों का तेल, ऐसा कुछ आता है इसमें। तो जो सर इसमें मराठी में क्या बोलते हैं? मराठी में मोहरी तुम का लोग तेल। बताओ। मोहरी। मुझे तो वैसे मराठी नहीं आती, तुम लोग अच्छा बताओ। ठीक है। मोरी, मोरी का तेल, चलो ठीक है, जो भी थैंक है। यू। मोरी। तो जो भी इसका जो स्मेल होता है मस्टर्ड ऑयल का, वो आना शुरू हो जाता है। और वो मस्टर्ड ऑयल का स्मेल आना शुरू हो जाता है, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट तो दिखेगा नहीं उसमें कि RNCS बन चुका है वहां पे। मुझे तो जो स्मेल आता है उसी के बेसिस पे पता कर पाता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो जब प्राइमरी अमाइन होगा यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन, और उसका रिएक्शन CH2 के साथ कराएंगे, फॉलोड बाय HgCl2, उसमें जो प्रोडक्ट बनता है उसका स्मेल मस्टर्ड ऑयल की तरह होता है। इसलिए इसका नेम भी देते हैं हम लोग यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। हॉफमैन तो साइंटिस्ट का नेम है, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। इसमें प्रोडक्ट का जो स्मेल होता है, तो इस टाइप से लिख सकते हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आसपास अगर कुछ नॉइज हो रहा है तो अपना माइक को म्यूट रखना है। जब कुछ पूछना है तो तुम्हारे पास ऑप्शन अनम्यूट करने का, फिर कर पाओगे वो। इसमें यहाँ पे लिख लोगे स्मेल ऑफ मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, जो कि किसका रहता है, RNC डबल बॉन्ड S। और इसका भी अगर नेम लिखना चाहो, 1 मिनट, इसका जो नेम रहता है अल्काइल आइसोथायोसाइनेट। आइसोथायोसाइनेट। बाकी ये नेमिंग जो रहेगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, नेक्स्ट चैप्टर आता है इसके लिए, अलग चैप्टर है, तो वहां पे ये आएगा इसका नेमिंग, अल्काइल आइसोथायोसाइनेट, THIO, अल्काइल आइसोथायो THIO साइनेट, अल्काइल आइसोथायोसाइनेट। यहाँ पर भी कुछ भी नहीं करना है तुम्हें, कि जो हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, ओनली फॉर प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन के साथ ही जब रिएक्शन कराते हैं CH2 फॉलोड बाय HgCl2, उसमें ये जो प्रोडक्ट बनता है उसी का स्मेल आ पाता है मस्टर्ड ऑयल की तरह। और जैसे मस्टर्ड ऑयल की तरह स्मेल आ पाता है, वो समझ पाएंगे ये प्राइमरी अमाइन ही रहा होगा। इसमें भी सेकेंडरी और ये टर्सरी अमाइन के लिए यूज नहीं किया जाता है। सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन डज नॉट गिव हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। सर वो क्या लिखा है HgCl2 के नीचे? मर्क्यूरी क्लोराइड इसका नेम है। HgCl2 तो क्या बोलता है, मर्क्यूरी, MERCURIC, मर्क्यूरी क्लोराइड। और ये क्या रहा है इसमें, अल्काइल आइसोथायोसाइनेट। तो इस प्रोडक्ट का स्मेल होता है मस्टर्ड ऑयल की तरह, और इसी के स्मेल के बेसिस पे हम लोग समझ पाते हैं कि प्राइमरी अमाइन रहा होगा। सिंपल सा इसमें। तो 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन डज नॉट गिव मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। सिंपली मस्टर्ड ऑयल टेस्ट बोलते हैं या हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन आ सकता है, जैसे हम लोग पीछे क्वेश्चन किए थे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। तो जो भी तुम्हारा प्राइमरी अमाइन होगा वो हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट दे पाएगा। क्लियर है? इसमें अलग से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे तुम्हें रिएक्शन बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं, बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है
कि कार्बाइलेमिन टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, प्राइमरी अमाइन के लिए। हॉफमैन मस्टर्ड टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, प्राइमरी अमाइन के लिए। सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन ये दोनों टेस्ट नहीं दे पाता। थर्ड टेस्ट है इसमें अमाइन के लिए ही, हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। अब जो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है तो बोलते हैं PHSO2Cl, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। देखेंगे इसका नेम, तो पीएच का मीनिंग क्या है यहाँ पे, बेंजीन रिंग्स है। PHSO2Cl टेस्ट। इसका जब स्ट्रक्चर भी देखोगे यहाँ पे PHSO2Cl का, तो अलग से लिख लोगे, इस टाइप से कुछ रहेगा यहाँ पे, S डबल बॉन्ड O Cl। तो बेंजीन को क्या लिखना है शॉर्ट में, PH, और S दो ऑक्सीजन आ रहा है यहाँ पे, S डबल बॉन्ड O Cl। इसी को क्या बोला जाता है, हिंसबर्ग रिएजेंट। अब इसी का डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन देखना है यहाँ पे हम लोगों को। अगर प्राइमरी अमाइन रहा यहाँ पे RNH2, और इसका रिएक्शन कराया जा रहा है यहाँ पे PHSO2Cl के साथ, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। इसमें जो प्रोडक्ट बनता है RNHS डबल बॉन्ड O PH, और ये जो प्रोडक्ट बना, अब इसको किसी बेस में अगर डिजॉल्व किया जाए यहाँ पे, मान लो कि यहाँ पे कोई भी बेस आ रहा हो, ओमकार मैंने कल भी बताया था, एक स्ट्रक्चर आ रहा था कि सल्फर 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो हम लोग बॉन्डिंग चैप्टर, इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, वहां पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे भी सल्फर या कोई भी एटम कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। अभी जो हम लोगों को पता है वो सिर्फ कार्बन के बारे में, कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन के अलावा और कोई भी एटम कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, वो सारी चीजें हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अभी बस ध्यान रखना कि सल्फर 6 बॉन्ड का भी फॉर्मेशन कर सकता है, मैक्सिमम ये 6 बॉन्ड फॉर्म करेगा। जैसे कि कार्बन के बारे में पता है कि 4 बॉन्ड फॉर्म करता है कार्बन। आगे देखते हैं यहाँ पे, जैसे ये कंपाउंड बनता है RNH, यहाँ भी मैंने 6 बॉन्ड दिखाया गया इस केस में यहाँ पे। अब क्या होता है, जब इसको किसी बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं, कोई भी बेस हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो, कोई भी बेस हो, ये जो कंपाउंड आ रहा है यहाँ पे, कंपाउंड इज सोल्यूबल इन बेस। ये जो कंपाउंड बना, और ये कंपाउंड अगर किसी बेस में, उस बेस में सोल्यूबल हो जा रहा है, हम लोग समझ पाएंगे ये प्राइमरी अमाइन रहा होगा। देखते हैं, तीनों को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे ये तीनों के लिए टेस्ट होता है। अगर मान लो कि तुम्हारे पास सेकेंडरी अमाइन रहा RNHR, ये क्या रहा तुम्हारा सेकेंडरी अमाइन, नीचे लिक्विड हो गए, और इसका रिएक्शन अगर कराया जाए PHSO2Cl हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, ये क्या होता है RNR S डबल बॉन्ड O PH। अब इस कंपाउंड्स का रिएक्शन किसी बेस के साथ कराओगे, किसी बेस में डालोगे इस कंपाउंड को, वो उसमें इनसॉल्युबल होता है। कंपाउंड इज इनसॉल्युबल इन बेस। कंपाउंड इज इनसॉल्युबल इन बेस। और ये कंपाउंड अगर बेस में इनसॉल्युबल हो रहा है, हम लोग समझ पाएंगे कि कैसा अमाइन रहा होगा इसमें, सेकेंडरी अमाइन। नीचे लिक्विड होगा, इसके नीचे 2 डिग्री अमाइन। तो हिंसबर्ग रिएजेंट से हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा प्राइमरी अमाइन है, कौन सा सेकेंडरी अमाइन है, कौन सा टर्सरी अमाइन। उसकी टर्सरी की वो लिखते हैं आगे अभी। लेकिन जो पहले 2 टेस्ट पढ़े थे हम लोग, कार्बाइलेमिन टेस्ट एंड हॉफमैन मस्टर्ड आयल टेस्ट, उससे हम लोग पता नहीं कर पाए कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्सरी और कौन सा प्राइमरी है। उसमें से सिर्फ हम लोग प्राइमरी को पता कर पा रहे थे कि कौन सा प्राइमरी है, बट हिंसबर्ग रिएजेंट मेथड से तीनों को डिफरेंशिएट कर पाएंगे, किस बीकर में प्राइमरी है, किसमें सेकेंडरी और किसमें टर्सरी है।
किस बेसिस पे करते हैं हम लोग? अगर प्राइमरी अमाइन होगा और उसका जब रिएक्शन हिल्सबर्ग रिएजेंट के साथ होगा तो जो कंपाउंड बना रहा होगा आफ्टर रिएक्शन, जो प्रोडक्ट बना रहा होगा, उसको किसी बेस में डाल दो और वो कंपाउंड अगर बेस में सोल्यूबल हो गया, हम लोग समझ पाएंगे वो प्राइमरी अमाइन रहा होगा। सेकेंडरी अमाइन का सेम रिएक्शन होता है और आफ्टर रिएक्शन जो प्रोडक्ट बना यहाँ पे, उसको किसी बेस के साथ अगर डिजोल्व किया जाए, रिएक्ट कराया जाए, उसमें जो बेस के साथ ये कंपाउंड होता है इनसोल्यूबल होता है यहाँ पे, और अगर वो इनसोल्यूबल आ रहा है हम लोग समझ पाएंगे वो सेकेंडरी अमाइन रहा होगा वहाँ पे। अब देखो ये तो सिंपल सा इतना तो सोल्यूबल का हम लोग क्या होगा, वो घुल रहा होगा उसमें वहां पे है कंप्लीटली, और इनसोल्यूबल, अब जैसे बात करते हैं सोल्यूबल का क्या मीनिंग है, किसी शुगर, अब शुगर को डालोगे वाटर में तो क्या होगा, सोल्यूबल हो जाएगा। क्लियर है? वहां पे किसी स्टोन को डालोगे वाटर में तो क्या रहेगा, इनसोल्यूबल। तो वही मीनिंग आ रहा है यहाँ पर भी, बेस अगर लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, इस कंपाउंड को डालते हो किसी बेस में तो इनसोल्यूबल रहेगा, उसके साथ रिएक्ट ही नहीं करता, एज इट इज रहेगा। लेकिन ये जो कंपाउंड है बेस में डिजोल्व करोगे तो सोल्यूबल हो जाएगा। तो ऊपर का पार्ट लिख लिया होगा, मैं इसी में लिख दूं अगर इसको इरेज करके। अब टर्सरी अमाइन की अगर बात करें यहाँ पे, तो टर्सरी अमाइन की बात करें यहाँ पे आर एन आर, तीन तीन अल्काइल कनेक्टेड एक ही एन से, ये क्या रहा तुम्हारा टर्सरी अमाइन। और इसका रिएक्शन जब कराते हैं हिल्सबर्ग रिएजेंट के साथ PHSO2Cl के साथ, इसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता यहाँ पे, नो रिएक्शन। और जब ये रिएक्शन ही नहीं होता है तो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता ही नहीं है यहाँ पे, हम लोग समझ पाएंगे कि ये टर्सरी अमाइन रहा होगा। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, हिल्सबर्ग रिएजेंट मेथड में क्या करते हैं, तो यहाँ पे PHSO2Cl एक हिल्सबर्ग रिएजेंट होता है यहाँ पे, क्योंकि क्या बोलते हैं PHSO2Cl। अब प्राइमरी अमाइन के साथ जब इसका रिएक्शन कराते हैं, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बेस में सोल्यूबल होता है, वो समझ पाएंगे ये प्राइमरी अमाइन ही रहा होगा अगर सोल्यूबल आ रहा है। सेकेंडरी अमाइन होगा, उसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है आफ्टर रिएक्शन वो बेस में इनसोल्यूबल होता है किसी भी बेस में, और इनसोल्यूबल आ रहा है तो हम लोग समझ पाएंगे वो सेकेंडरी अमाइन होगा। और जब टर्सरी अमाइन होता है तो वो हिल्सबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है, इसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता यहाँ पे। और जब कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा तो हम लोग समझ पाएंगे तो क्या होगा, टर्सरी अमाइन रहा होगा वहाँ पे। अब रिएक्शन नहीं हो रहा है, इसका कैसे पता चलेगा, इसका जो प्रॉपर्टीज है टर्सरी अमाइन है वो एज इट इज रह जाता है वहाँ पे, कुछ भी उसका कलर वगैरह चेंज नहीं होता, वो एज इट इज रहता है वहाँ पे। और रिएक्शन हो रहा है तो कुछ ना कुछ वहाँ पे डिफरेंट कंपाउंड प्रोड्यूस हो पा रहा होगा। क्लियर है यहाँ पे है? तो हिल्सबर्ग रिएजेंट मेथड से हम लोग प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, डिफरेंशिएट कर पाएंगे। जबकि फर्स्ट का जो दो था, कार्बाइलेमिन टेस्ट एंड मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, वो सिर्फ प्राइमरी अमाइन के लिए यूज करते थे हम लोग। देखते हैं इसमें बेस्ड क्वेश्चन करते हैं अभी हम लोग डिटेल में, और भी एक टेस्ट और है उसको देख लें हम लोग पहले। सर हाँ बताओ। सर अगर वो 3 डिग्री अमाइन के लिए नो रिएक्शन करता है तो वो हम कौन सा भी कंपाउंड ले ले तो उसके साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो 3rd डिग्री नहीं, अमाइन कोई भी है? कंपाउंड नहीं, किसी और कंपाउंड्स के साथ वो रिएक्ट कर जाएगा ये टर्सरी अमाइन, सिर्फ PHSO2Cl के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इसके अलावा कोई और कंपाउंड्स आए तो उसके साथ रिएक्ट कर पाएगा? हाँ बताओ। PHSO2Cl हम किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करें, अगर वो रिएक्ट हो गया या हाँ, फिर ना हुआ तो अब हमें देखो कैसे यहाँ पता पे तुम्हारा जो चलेगा? क्वेश्चन है, अब मान लो कि अगर अल्कोहल है तो अल्कोहल के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा यहाँ पे है, मतलब इसके अलावा जो भी रहेगा तो फिर वहां पे हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, वहां पे हम लोग पता नहीं कर पाएंगे वो टर्सरी अमाइन है या नहीं है। यहाँ पे तो सिर्फ मतलब
प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन में ही पता करना होगा कि कौन सा प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी कौन सा टर्सरी अमाइन है, देन हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज करते हैं। इसके अलावा और कोई दूसरा ग्रुप आ जाएगा, अल्कोहल आ गया, एल्डिहाइड आ गया, तो फिर उसके लिए अलग टेस्ट रहेगा फिर वहां पे। बताओ Okay, sir. डाउट हो? सर मतलब इसके लिए दूसरा फंक्शनल ग्रुप नहीं चलता? नहीं, इसके लिए ये जो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन सेकेंड दैट मींस अमाइंस के लिए यूज करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन को डिफरेंशिएट करने के लिए कि किस बीकर में प्राइमरी है, किस बीकर में सेकेंडरी है, किस बीकर में टर्सरी अमाइन है, इसी के लिए बस यूज करते हैं लोग। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। यहाँ पे ये आ रहा था हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। एक और टेस्ट है यहाँ पे, और उसको बोलते हैं सोडियम नाइट्राइट टेस्ट। वैसे यही तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट था स्टार्टिंग का, बट ये भी एक टेस्ट होता है, उसको देख लेते हैं यहाँ पे, सोडियम नाइट्राइट टेस्ट। कर ले, नीचे का कॉपी कर ले सब लोग। यस सर। तो देखते हैं यहाँ पे सोडियम नाइट्राइट। तो सबसे पहले सोडियम नाइट्राइट का फार्मूला क्या होता है, कोई बता सको? काफी सिंपल सा है। NaNO3 NaNO2 नॉट 3, NaNO3 बोलो तो वो नाइट्रेट आ जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। नाइट्राइट बोला जा रहा है, IT। ये क्या होता है यहाँ पे NaNO2, यहाँ पे लिख भी देता हूँ NaNO2 सोडियम नाइट्राइट, और NO3 लिख लोगे तो क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। बस ये डिफरेंस है वहां पर। अब यहाँ पे जो यूज करता हूँ इस केस में, अब देखोगे यहाँ पे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि एरोमेटिक एल्डिहाइड और नॉर्मल एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आता है, देख लो, इसको नोट नहीं करना, समझ लोगे। अगर NH2 प्राइमरी अमाइन जो भी NH2 आ रहा है, ये डायरेक्टली अगर बेंजीन से कनेक्टेड होगा, इसको बोलते हैं वो एरोमेटिक एमीन। एमीन तो ये भी है, बट ये क्या आ गया, एरोमेटिक एमीन। और नॉर्मल किसी ओपन चेन कनेक्टेड और बेंजीन के अलावा कोई दूसरा ग्रुप आ जाए, उसको लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, एलिफेटिक। ये चीजें पहले भी हम लोग कर चुके हैं। एरोमेटिक और एलिफेटिक का मीनिंग क्या है? तो बेंजीन से कनेक्टेड होगा NH2 देन एरोमेटिक, और इसके अलावा जो भी ओपन चेन आ रहा हो या रिंग भी आ रहा हो वो क्या रहेगा तुम्हारा, एलिफेटिक। इस सोडियम नाइट्राइट टेस्ट से हम लोग कौन सा कंपाउंड एलिफेटिक और कौन सा एरोमेटिक है वो भी पता कर सकते हैं वहां पे। हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अभी अब मान लो यहाँ पे तुम्हारा इस टाइप का कोई कंपाउंड आ रहा हो, RCH2NH2, प्राइमरी एलिफेटिक एमीन, दैट मीन्स बेंजीन से कनेक्टेड नहीं हो, एलिफेटिक एमीन। ये क्या बनाता है यहाँ पे, आफ्टर रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl। अब यहाँ पे NaNO2 तो मेनली यूज करते हैं, बाकी HCl एसिडिक मीडियम के लिए यूज करते हैं हम लोग। कि बेसिकली ये जो जनरल रिएक्शन वो लिख रहा है यहाँ पे, ये एसिडिक मीडियम में होता है यहाँ पे HCl। तो रिएक्शन में HCl आ गया तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एसिडिक मीडियम। NaOH आ गया या KOH आ गया, कोई बेस आ गया, हाइड्रोक्साइड आ गया कोई, दैट मींस वो बेसिक मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेनली यहाँ पे NaNO2 आता है इस केस में। और आफ्टर रिएक्शन इसमें जो कोड बनता है तुम्हारा वो क्या बन जाता है, RCH2OH अल्कोहल प्लस N2। यहाँ पे N2 गैस रिलीज होता है बेसिकली। और नाइट्रोजन गैस अगर रिलीज हो रहा है यहाँ पे है आफ्टर रिएक्शन, हम लोग समझ पाएंगे ये प्राइमरी एलिफेटिक एमीन ही रहा होगा यहाँ पे। अब नाइट्रोजन गैस का जो भी स्मेल आता है तो कुछ डिफरेंट स्मेल आता है यहाँ पे है। तो नाइट्रोजन गैस अगर रिएक्शन में रिलीज हो रहा है वहां पे, हम लोग समझ पाएंगे वो प्राइमरी एलिफेटिक एमीन ही रहा होगा। जबकि अगर एरोमेटिक एमीन अगर हो, दैट मीन्स बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड आ रहा हो NH2,
NaNO2HCl। इसमें जो प्रोडक्ट बनता है तुम्हारा यहाँ पे, एक मिनट में इसको इरेज कर लो। तो एरोमेटिक मीन सिंपल सा है कि बेंजीन से कनेक्टेड हो NH2 ग्रुप, एरोमेटिक आ जाएगा वो। और बेंजीन के अलावा किसी दूसरे से कनेक्टेड हो, ओपन चेन हो या किसी और रिंग से कनेक्टेड हो तो एलिफेटिक। इसमें जो यहाँ पे पॉट बनता है इसके, इसमें बेंजीन तो है ही है, इसमें जो कंपाउंड बन जाता है ये N2 प्लस Cl माइनस, और इस कंपाउंड्स को नेम देते हैं हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पे कोई भी नाइट्रोजन गैस यहाँ से बाहर नहीं जा पाता है। जब प्राइमरी एलिफेटिक एमीन होता है तो आफ्टर रिएक्शन उसमें से नाइट्रोजन गैस रिलीज होता है वहां पे है। और जब एरोमेटिक एमीन होगा, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन होगा, उसमें जो कंपाउंड बनता है यहाँ से, यही एक कंपाउंड बन पाता है, इसमें नाइट्रोजन गैस रिलीज नहीं हो पाता यहाँ पे। और जब नाइट्रोजन गैस रिलीज नहीं होता यहाँ पे, हम लोग समझ पाएंगे कि ये प्राइमरी एरोमेटिक एमीन रहा होगा यहाँ पे। इस केस में यहाँ पे है ये सॉल्ट के फॉर्म में आ जाता है, बेसिकली पीपीटी फॉर्म कर लेता है यहाँ पे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस, देखिए सॉल्ट रहा था Na प्लस Cl माइनस, तो इस तरीके से ये भी पीपीटी बना लेता है यहाँ पे। सर ये टेस्ट फिर से समझाओ ना। बताता हूँ मैं अभी यहाँ पे। इसमें यहाँ पे देखने की जब प्राइमरी एलिफेटिक एमीन, तो इसको नोट कर लो, समझते हैं अभी इसको दोबारा से। इसमें सेकेंडरी टर्सरी भी आएगा, उसको भी देखेंगे, इसको पहले नोट डाउन करो यहाँ पे। और प्राइम एरोमेटिक और एलिफेटिक क्या होता है वो क्लियर हो, पहले टेस्ट तो क्लियर हो जाएगा ये। तो इस दोनों टेस्ट में यहाँ पे सिंपल सा है कि जब एलिफेटिक प्राइमरी एमीन होगा तो जब NaNO2HCl का रिएक्शन कराते हैं यहाँ पे, इसमें नाइट्रोजन गैस रिलीज होता है, बस इतना याद रखना है। अल्कोहल बनता है प्रोडक्ट और इसमें नाइट्रोजन गैस, इस एरो का मीनिंग क्या है यहाँ पे, रिलीज। गैसियस फॉर्म में होता है। ये गैसियस फॉर्म में रिएक्शन से बाहर जा रहा है, और इसमें उल्टा होता है यहाँ पे, ये पीपीटी का फॉर्मेशन करता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये प्रिसिपिटेट आउट हो जाता है, जबकि ये क्या होता है, गैसियस फॉर्म में रिएक्शन से बाहर जाता है। तो जब नाइट्रोजन गैस बाहर जा रहा होगा आफ्टर रिएक्शन, हम लोग समझ पाएंगे वो प्राइमरी एलिफेटिक एमीन रहा होगा और सिर्फ पीपीटी बना रहा है वहां पे, प्रिसिपिटेट आउट हो रहा है वो, हम लोग समझ पाएंगे वो कि प्राइमरी एरोमेटिक एमीन रहा होगा वो। तो सिंपल सा है, जब सोडियम नाइट्राइड टेस्ट कराते हैं, ये किसके लिए मेनली यूज होता है, एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए कि कौन सा एलिफेटिक है कौन सा एरोमेटिक है। तो जो एलिफेटिक होगा वहां से नाइट्रोजन गैस रिलीज होगा, और जो एरोमेटिक होगा वहां से कोई भी नाइट्रोजन गैस रिलीज नहीं हो पाता है, वो प्रिसिपिटेट आउट होता है वहां पे। इसी के बेसिस पे हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा प्राइमरी एलिफेटिक और कौन सा एरोमेटिक आ रहा है यहाँ पे। बाकी ये सेकेंडरी के लिए भी यूज करते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। RNH R, और इसका रिएक्शन जब कराता है यहाँ पे NaNO2HCl के साथ, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है तुम्हारा यहाँ पे RN R N डबल बॉन्ड O। एक मिनट यहाँ पे नीचे लिख भी लोगे, ये क्या आ रहा है तुम्हारा, सेकेंडरी अमाइन आ रहा है, यहाँ पे स्पेस का मैं इधर लिख दे रहा हूँ, सेकेंडरी अमाइन। और ये जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे ये येलो ऑयली लिक्विड की तरह आता है यहाँ पे। और जब सोडियम नाइट्राइट और HCl दैट मींस एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगा, उसका जो प्रोडक्ट बन रहा है, तो प्रोडक्ट तो दिखेगा नहीं, बट उसका अगर कलर येलो दिख रहा है, येलो ऑयली लिक्विड की तरह आ रहा है वहां पे, हम लोग समझ पाएंगे वो सेकेंडरी अमाइन ही रहा होगा, तभी वो NaNO2HCl के साथ रिएक्ट करने के बाद ये येलो कलर शो कर पा रहा है वहां पे, और आइस की तरह उसका लिक्विड रहता है यहाँ पे, येलो ऑयली लिक्विड बोलते हैं यहाँ पे।
और एक रिएक्शन और भी है यहाँ पे है लास्ट में, अगर टर्सरी एमीन हो यहाँ पे और इसका रिएक्शन कराया जाए यहाँ पे सेम NaNO2 के HCl के साथ, इसमें कोई भी स्टेबल कंपाउंड नहीं बनता यहाँ पे। इसमें बोल सकते हो यहाँ पे है जो टर्सरी अमाइन टाइप से रहता है, इसमें नो रिएक्शन। नो रिएक्शन बोल सकते हो, या जो कुछ कंपाउंड बनता है वो डिफरेंट टाइप का रहता है, कुछ उसको वो सेपरेट आउट नहीं कर पाते हैं, कुछ अनस्टेबल कंपाउंड सा बनता है वहाँ पे। अनस्टेबल कंपाउंड बन रहा है, कोई मीनिंगफुल कंपाउंड नहीं बनता है, तो नो रिएक्शन लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो यहाँ पे कि जो कंपाउंड बनता है वो कोई उसको सेपरेट आउट नहीं कर पाएंगे, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो सिंपली बोल देते हैं अनस्टेबल कंपाउंड। मान लो कोई कंपाउंड बना, उसको डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पा रहे हैं कि अल्कोहल बना या क्या बना या क्या कलर है उसका, तो वो सिंपली क्या बोलते हैं अनस्टेबल कंपाउंड्स बन पाता है। दैट मींस नो रिएक्शन भी बोल सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ये मेनली प्राइमरी के लिए यूज करते हैं, प्राइमरी में एलिफेटिक है या एरोमेटिक है उसके लिए यूज करते हैं यहाँ पे। और प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में डिफ्रेंशिएट करना हो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, हिल्सबर्ग रिएजेंट टेस्ट। कि प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्सरी कौन सा है, वो पता करना है। तो मेनली हम लोग जो थर्ड मेथड था, थर्ड टेस्ट था, हिल्सबर्ग रिएजेंट उससे कर पाते हैं हम लोग। और एक लास्ट टेस्ट और है 2 मिनट का, इसमें POC में, उसको देख लेते हैं हम लोग। तो पहले कॉपी कर लो। सर हाँ बताओ। जब हमें प्रैक्टिकल करना होगा तब ये कितने अमाउंट में ऐड करेंगे वो कैसे पता चलेगा? वो तुम्हें कितने अमाउंट में ऐड करना है तो तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट आ जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री में जो पढ़ते होगे PPM पढ़े होगे, ऐसा कुछ वर्ड आता है, नाम हाँ सुने कभी? पढ़े सर। यस सर। पार्ट्स पर Parts. मिलियन। बिल्कुल, पार्ट्स पर मिलियन। ये PPM होता है, मोलरिटी होता है, मोललिटी होता है, जो भी तुम, या मोल में। तो जो इसका क्वांटिटी वाला पार्ट है कि कितने अमाउंट में ऐड करना है, तो तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट आ जाता है। बट जब प्रैक्टिकल करोगे तो तुम्हें वहां पे बताया जाएगा कि कितने अमाउंट में डालना है, उसमें कुछ ड्रॉप्स में डालना होता है उसमें, तो तुम्हें वो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट आ जाता है। तो जो प्रैक्टिकल वाले होते हैं तुम्हें वहां पे बताते हैं वो कि कितने अमाउंट में डालना है। तो ठीक है, उसका कोई क्वेश्चन भी यहाँ पे नहीं आएगा अभी, वो प्रैक्टिकल जब करोगे तो वो तो अलग पार्ट हो गया। बट यहाँ पे जब क्वेश्चन आता है, मेनली यहाँ पे कलर वगैरह का क्वेश्चन आता है। बाकी इसमें मैं भी कभी 11th-12th में प्रैक्टिकल नहीं किया था, बट जब कॉलेज में गया, इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहाँ पे तो वहाँ पे फिर प्रैक्टिकल होता है तुम्हारा। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री भी पढ़ना होता है वहाँ पे, चाहे कोई भी ब्रांच लो, एक सेमेस्टर तो पढ़ना ही पड़ेगा। एक सब्जेक्ट होता है केमिस्ट्री, तो वहाँ पे प्रैक्टिकल होता है, तो वहाँ पे मैं कुछ प्रैक्टिकल कर पाया था। क्योंकि जैसे देख रहे हो कुछ स्कूल कॉलेज में प्रैक्टिकल होता भी नहीं है, तो वैसे ही ओरली कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसमें क्या होता है उसी के बेसिस पे मतलब प्रैक्टिकल का मार्क्स दे देते हैं वहाँ पे। बट IIT NIT कॉलेज में अगर जाते हो तो वहाँ पे तुम्हारा प्रैक्टिकल प्रॉपर होता है, वहाँ पे तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाओगे तो फिर वहाँ पे मार्क्स मिलता है तुम्हें। यहाँ पे तो अभी जो स्कूल कॉलेज तुम्हारा है, यहाँ पे अगर नॉर्मली भी वैसे भी कुछ कर दोगे मतलब थ्योरेटिकल भी, तो मार्क्स दे देते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। इसमें एक लास्ट टेस्ट और है अमाइंस के लिए ही। और उसको बोलते हैं हम लोग फिफ्थ में एजो डाई टेस्ट। काफी आसान था ये, एजो डाई टेस्ट, DYE। और ये जो टेस्ट होता है यूज्ड ओनली फॉर प्राइमरी एरोमेटिक एमीन, यूज्ड ओनली फॉर 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन। दैट मीन्स एनिलीन के लिए मेनली यूज कर सकते हैं यहाँ पे।
देखते हैं इसका भी रिएक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे। और मान लो कि यहाँ पे इसका रिएक्शन प्राइमरी एरोमेटिक एमीन है, दैट मींस एनिलीन, जैसा कि यहाँ पे आ रहा था। अब इसका भी सेम रिएक्शन होता है, NaNO2HCl के साथ कराते हैं यहाँ पर भी हम। इसमें क्या कंपाउंड बन रहा था, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसमें भी सेम बनता है यहाँ पे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2+Cl-। मैं बताता हूँ इसमें रितिका कैसे याद रखना है सारे टेस्ट को। काफी आसान, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो मैं इसको इस टेस्ट को कराने के बाद मैं बता भी देता हूँ शॉर्ट में कि कैसे याद रखना है। यहाँ पे ये प्राइमरी एरोमेटिक एमीन आ गया और ये N2+Cl-, ये कंपाउंड तो यहाँ पर भी बन रहा था। अब इसका रिएक्शन क्या कराते हैं हम लोग यहाँ पे, देखोगे यहाँ पे इस कंपाउंड्स का नेम कौन बताओगे जो मैं एरो के ऊपर लिख रहा हूँ? एनीवन? नेफ्थलीन। नेफ्थलीन बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या यहाँ पे नेफ्थलीन, तो यहाँ पे दो बेंजीन जैसा दिख रहा है, एक ही जड़ आता है यहाँ पे, एक ही रिंग, उसको बोलते हैं बेंजीन। यहाँ पे दो रिंग आ जाता है, इसको क्या बोलते हैं, नेफ्थलीन। अब इसके रेस्पेक्ट में, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में, इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन और इसको बीटा कार्बन। क्लियर है यहाँ पे है। तो बीटा कार्बन पर अगर एक OH ग्रुप को लगा दिया जाए, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं बीटा नेफ्थॉल, तो नेफ्थलीन से ही बन रहा होता है। तुम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, नीचे लिख देता हूँ इसका नेम, इसको क्या बोलते हैं, बीटा नेफ्थॉल। अब जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसका रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं बीटा नेफ्थॉल के साथ, और इसमें जो पीएच का वैल्यू यूज करते हैं इस रिएक्शन में, वो पीएच का वैल्यू होता है 9 to 10। और पीएच का वैल्यू अगर 9 to 10 यूज कर रहे हैं तो किस मीडियम को इंडिकेट कर रहा है, एसिडिक या बेसिक, ये बताओ तुम लोग। पीएच का वैल्यू अगर 9 to 10 ले रहे हैं तो बेसिक। सही है बिल्कुल। ये किस मीडियम को इंडिकेट कर रहा है, बेसिक मीडियम में। यहाँ पे पीएच का वैल्यू 9 to 10 हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है तुम्हारा इसमें, ये कुछ इस टाइप का बनता है यहाँ पे, OH N डबल बॉन्ड N, और ये इस बेंजीन को शॉर्ट में वो लिखते हैं पीएच, तो यहाँ पे क्या दिखा दोगे, पीएच। अब यही जो कंपाउंड बनता है यहाँ पे, यही कलर शो करता है यहाँ पे, और इसका जो कलर होता है यहाँ पे, तो मैं लिख क्या रहा था यहाँ पे, ऑरेंज कलर का रहा था, या ऑरेंज रेड भी बोलते हैं कभी कभी इसको, ऑरेंज रेड डाई कलर। अब देखोगे ये जो डाई टेस्ट होता है, जो कि नॉर्मल डाई यूज करते हो तुम लोग इसमें, जो कि हेयर डाई यूज करते हो गए, तो हेयर डाई में भी यही डाई यहाँ पे यूज किया जाता है। मतलब उस डाई में भी इसका 60% 70% अमाउंट यूज किया जाता है वहाँ पे एज ए डाई। यहाँ पे बस ये तुम्हें पता करना है कि अगर सिर्फ प्राइमरी एरोमेटिक एमीन को पता करना है, उसका रिएक्शन Na2HCl के साथ कराते हैं, देन बीटा नेफ्थॉल के साथ कराते हैं, और उसका कलर जो होता है फिर क्या आ जाता है, ऑरेंज रेड डाई कलर का आ जाता है। और ऑरेंज रेड डाई कलर का अगर आ पाता है तो वो समझ पाएंगे कि प्राइमरी एरोमेटिक एमीन रहा होगा। यहाँ प्राइमरी एरोमेटिक एमीन के अलावा कोई भी इस टाइप का कंपाउंड नहीं बनाता यहाँ पे, और उसका कलर ऑरेंज नहीं आ पाएगा वहां पे। ये एक लास्ट टेस्ट था यहाँ पे, इसको नोट करो, और मैं शॉर्ट में अब रिवाइज करा रहा हूँ इसमें कैसे क्या करना है तुम्हें। बस 5 मिनट में हम लोग पूरा टेस्ट अभी हम लोग पढ़े पीओसी में, तो हम लोग रिवाइज कर पाएंगे। सर ये टेस्ट का नाम क्या है? इसका टेस्ट का नेम क्या है, एजो डाई टेस्ट। अब इसको डाई तुम लोग बोलते हैं इसका, क्योंकि इसका एज ए डाई यूज किया जाता है, जो नॉर्मल तुम लोग सुनते होगे हेयर डाई, उस टाइप से यहाँ पे इसका यूज होता है। अब इसको एजो क्यों बोलते हैं, ये जो कंपाउंड बनता है N डबल बॉन्ड N, इसको बोलते हैं एजो। जहां कहीं भी N डबल बॉन्ड N टाइप का कंपाउंड बनता है, इसको लोग क्या यूज कर पाते हैं, एजो।
इसलिए इसका नेम दिया जाता है यहाँ पे एजो डाई टेस्ट। और इसका यूज कैसे करते हैं? एज ए डाई, चाहे हेयर डाई हो चाहे डिफरेंट कलर का डाई होता है, उसमें यूज करते हैं यहाँ पे हम लोग। तो एजो डाई टेस्ट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज करते हैं? प्राइमरी एरोमेटिक एमीन के लिए। तो इसको नोट करो और मैं कुछ अब रिवाइज करा दूं, इसको याद कैसे रखना है यहाँ पे। जो कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट है उसको मैं रिवाइज करा देता हूँ यहाँ पे। कर ले, कॉपी कर लिया था सब लोग? नो सर। कर लो, कॉपी कर लो पहले। या जो मैं अभी रिवाइज कराऊंगा तो इसमें तुम्हें ये भी बताऊंगा, जब तुम पेज पलटोगे, जब तुम खुद रिवाइज करोगे लेक्चर नोट्स को, उसमें किस तरीके से रिवाइज करना है तुम्हें और क्या क्या उसमें रिवाइज करना है, जिससे कि तुम्हारा टेस्ट के लिए क्वेश्चन बन जाए। बुकलेट जब करोगे, डीपीपी करो तो उसमें क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, टेस्ट में भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल तो करने जा नहीं रहे हैं यहाँ पे, थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए यहाँ पे, जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व हो सके एग्जाम में आए, चाहे या बुकलेट का हो या डीपीपी का हो। कर ले, कॉपी कर लिया था सब लोग? तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें यहाँ पे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से अगर बताऊं मैं पीओसी में, ध्यान से बस सुनना है तुम लोगों को, और पीछे पेज पढ़ करके देख भी सकते हो जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, जो जो टेस्ट आ रहा है। तो सबसे पहला टेस्ट था इसमें अब देखो, बाकी जब हम लोग रिएक्शन पढ़ते हैं आगे, जब 12th में पढ़ेंगे तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है। इसका कलर कैसे याद रखना और पीएच का वैल्यू क्या होता है इसमें। यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम होता है, मतलब एक ऑक्सीजन है यहाँ पे, एक जीरो टाइप का यहाँ पर भी है। इसमें जो पीएच का वैल्यू यूज करते हैं इस रिएक्शन में, वो 9 to 10 के बीच में होता है, तो एक वो यहाँ पर भी होता है। और इसका जो कलर होता है उसमें भी एक वो होता है। इस टाइप से इसको डिटेल में आगे जब पढ़ेंगे तो वहाँ भी मैं इसका शॉर्ट मेथड याद करने के लिए बताऊंगा। जब बीटा नेप्थॉल होता है वो यहाँ पर एक और आता है, यहाँ पर भी पीएच का वैल्यू 9 to 10 होता है, दैट मीन 0, और यहाँ पर भी एक ओ आ जाता है, ऑरेंज कलर का ये बन पाता है यहाँ पे डाई है। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ पे नोट नहीं करना, बस सुनना है तुम लोगों को। तो सबसे पहला जो हम लोग पीओसी में पढ़े थे टेस्ट, तो टेस्ट कौन सा था? टेस्ट फॉर एसिडिक हाइड्रोजन। सोडियम मेटल टेस्ट। बिल्कुल, सोडियम मेटल टेस्ट था। और वो टेस्ट किसके लिए यूज करते थे? एसिडिक हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई करने के लिए, कि किसी कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है, वो पता करने के लिए वो सोडियम मेटल टेस्ट का यूज करते थे। और उसमें होता क्या था, मान लो किसी कंपाउंड में पता करना है कि एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है, उसका रिएक्शन करा दो उस कंपाउंड का सोडियम मेटल के साथ। और जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराओगे वहां पे, तो वहां से अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, हाफ मोल हाइड्रोजन गैस अगर एक एसिडिक हाइड्रोजन होगा, हाफ मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, तो अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो पा रहा है हम लोग समझ पाएंगे, तो वहां पे क्या होगा, तुम्हारा एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। तो कौन सा टेस्ट आ रहा था? सोडियम मेटल टेस्ट। तो सोडियम मेटल टेस्ट यूज किया जाता है एसिडिक हाइड्रोजन को पता करने के लिए। अब एसिडिक हाइड्रोजन कौन कौन सा होता है हम लोग लिख चुके हैं थ्योरेटिकल वे में, कि अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली किसी ऑक्सीजन से कनेक्टेड हो, नाइट्रोजन से कनेक्टेड हो, या किसी हेलोजन से कनेक्टेड हो, सल्फर से कनेक्टेड हो, या फिर sp कार्बन से कनेक्टेड हो,
तो वो तुम्हारा सोडियम मेटल टेस्ट दे पाता है पॉजिटिव, वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ये थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए यहाँ पे भी। और प्रैक्टिकल में क्या है कि रिएक्शन के बाद अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो पा रहा है, वो समझ पाते हैं उसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसके आगे पढ़े होंगे हम लोग यहाँ पे टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। और जो अनसैचुरेशन के लिए टेस्ट था, वहां पे 2 टेस्ट था। कौन कौन सा टेस्ट था अनसैचुरेशन के लिए, बताओ चेक करके नोटबुक में देखो। एक था ब्रोमीन वाटर टेस्ट, बिल्कुल सही है, टेस्ट ब्रोमीन वाटर टेस्ट, जो कि किसके लिए होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को पता करने के लिए। एक ब्रोमीन वाटर टेस्ट था, और इसके अलावा एक दूसरा टेस्ट था बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। बस तुम्हें इतना ही याद रखना है कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट किस लिए यूज करते हैं, अनसैचुरेटेड, दैट मींस अल्किन और अल्काइन के लिए। क्लियर है। और इसमें मैंने एक नोट लिखाया होगा कि बेंजीन डज नॉट गिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट व्हाइल फिनॉल और एनिलीन डज गिव्स ब्रोमीन वाटर टेस्ट, वो भी याद रखना है वहां पे। यहाँ पे मैं शॉर्ट में पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट और बेयर्स रिएजेंट टेस्ट किस लिए यूज करते हैं, अनसैचुरेशन चेक करने के लिए, दैट उसमें अल्किन या अल्काइन है या नहीं, उसके लिए यहाँ पे यूज करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट होगा तुम्हारा टेस्ट फॉर टर्मिनल अल्काइन। तो टर्मिनल अल्काइन पता करने के लिए भी 2 टेस्ट था। कौन कौन सा टेस्ट था उसमें, टॉलन रिएजेंट टेस्ट, अमोनिया, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, और सेकंड टेस्ट था इसमें क्लोराइड, अमोनिकल कुप्रस क्लोराइड टेस्ट, Cu2Cl2 NH4OH, अमोनिकल कुप्रस क्लोराइड टेस्ट। ये 2 टेस्ट किस लिए होता है, यहाँ पे टर्मिनल अल्काइन के लिए यूज करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे तुम्हें बताया जाएगा, ये ऑप्शन रहेगा उसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव अमोनिकल कुप्रस क्लोराइड टेस्ट। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अमोनिकल कुप्रस क्लोराइड टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं, टर्मिनल अल्काइन के लिए। तो ऑप्शन में तुम्हें चेक कर लेना है कि कौन सा टर्मिनल अल्काइन है। क्लियर है। टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं, वो भी क्या रहेगा, टर्मिनल अल्काइन के लिए, जो कि यहाँ पे अलग कलर दिखाता है, यहाँ पे है, ये व्हाइट पीपीटी बना पाता है इस केस में। इसके आगे हम लोग पढ़े होंगे कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट में, उसी को रिवाइज करा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट टेस्ट है तुम्हारा इसमें लुकास रिएजेंट टेस्ट। वो किसके लिए यूज करते हैं, टेस्ट फॉर अल्कोहल, बिल्कुल सही है। लुकास रिएजेंट टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को चेक करने के लिए। और लुकास रिएजेंट टेस्ट से हम लोग तीनों टाइप के अल्कोहल को डिफरेंशिएट कर पाते हैं, चाहे प्राइमरी अल्कोहल हो, सेकेंडरी अल्कोहल हो, टर्सरी अल्कोहल। अब इसमें तो कोई एक बताओ इसमें कि टर्सरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल को कैसे पता करते हैं इस मेथड से, इस टेस्ट से। immediately Degree of reaction the of carbon both which is directly connected to alcohol. वो तो है ही। तुम्हें यहाँ पे ये याद रखना है कि सर जब टर्सरी अल्कोहल होता है और उसमें जब लुकास रिएजेंट का रिएक्शन कराते हैं, वो इमीडिएटली टर्बिडिटी दे पाता है, यहाँ पे इमीडिएटली टर्बिडिटी दे पाता है। जबकि सेकेंडरी अल्कोहल होगा, वो कितनी देर के बाद टर्बिडिटी देता है वहां पे, आफ्टर 5 minutes। आफ्टर 5 मिनट। हम लोग समझ पाएंगे वो सेकेंडरी रहा होगा। और अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा तो आफ्टर 30 मिनट या आफ्टर लॉन्ग टाइम। इस तरीके से हम लोग पता कर पाते हैं कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा प्राइमरी आ रहा है वहां पे। जबकि फिनॉल और इनॉल लुकास रिएजेंट टेस्ट नहीं देता है। जब रिवाइज भी करना, बस इतना ही रिवाइज करना है तुम्हें, रिएक्शन पे फोकस नहीं करना है तुम्हें बहुत ज्यादा। तो लुकास रिएजेंट टेस्ट जो होता है वो फिनॉल नहीं देता है। तो फिनॉल कौन सा टेस्ट देता है, कौन बताओगे। तो फिनॉल के लिए एक अलग से टेस्ट पढ़े होंगे हम लोग, न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट। नोटबुक देखो तुम लोग, न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट से वो पता कर पाते हैं कि कौन सा फिनॉल है। लेकिन न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट अल्कोहल नहीं देता, ये याद रखना है। यहाँ ये हम लोग पहले पढ़े थे ब्रेक के पहले, और इस वीक में तुम लोग क्या पढ़े थे फिर यहाँ पे, एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन का मैंने पिछले क्लास में भी रिवाइज कराया था।
कि 2,4-DNP टेस्ट, टॉलरेंस रीजन टेस्ट, हेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ये तो हम पिछले क्लास में रिवाइज किए थे, तो फिर अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो जब भी रिवाइज करो बस इतना याद रखना कि लुकास री टेस्ट किस लिए होता है, अल्कोहल के लिए। न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट किस लिए यूज करते हैं, फिनॉल के लिए। ये टाइप से याद रखना है यहाँ पे तुम्हें। बिल्कुल, अगर न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट पॉजिटिव बोला जा रहा है तो कौन सा ग्रुप होगा, फिनॉल। लुकास री टेस्ट पॉजिटिव बोला जा रहा है, दैट मींस वो अल्कोहल होगा। इस टाइप से तुम्हें याद रखना है यहाँ पे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पे है, इसमें कुछ पार्ट और भी है। ये तो पीओसी का आ रहा था, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें कुछ पार्ट और होता है जो कि डायरेक्टली हम लोग बुकलेट से देखते हैं यहाँ पे। तो सब लोगों के पास बुकलेट होगा पीओसी वाला, उसको ओपन कर लेना है तुम्हें। पीओसी का बुकलेट आई थिंक सब लोगों के पास होगा, तो पीओसी का बुकलेट ओपन करना है अभी। और उसका जो थ्योरी वाला पार्ट है, दैट मीन्स पेज नंबर 9 या 10 पे आओगे। पेज नंबर 10 पे शायद वो, या 9 पे देख लोगे। उसमें एक अलग से सेक्शन दिया गया है, सेक्शन एच। और वहां पे दिया गया तुम्हें क्वालिटेटिव एनालिसिस क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स, ऐसा कुछ दिया गया है। देख पा रहे हो सब लोग? Yes, sir. बुकलेट का जो थ्योरेटिकल पार्ट है, पेज नंबर 9 या 10 पे आ रहा होगा, सेक्शन एच, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स। ये पीओसी के बाहर का पार्ट है। एक्चुअली ये पीओसी का पार्ट नहीं है। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जो फंक्शनल ग्रुप है, उससे अलग पार्ट है। बट इसको भी हम लोगों को देखना है यहाँ पे। बट ये कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट है। और ये मैं बता भी दूं, ये जो सेक्शन एच और सेक्शन आई है, इसमें एक नीचे भी सेक्शन है यहाँ पे। तो सेक्शन एच में क्वालिटेटिव, और सेक्शन आई में देखोगे, एक पेज आगे जाओगे नीचे, इसमें दिया क्वांटिटेटिव। सॉरी, एनालिटिकल केमिस्ट्री के पार्ट है ना? बिल्कुल, ये क्या होता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। और जो सेक्शन एच और सेक्शन आई है, तुम्हारा इससे क्वेश्चन जेई मेंस में क्वेश्चन आता है मेनली। जो तुम्हारा पार्ट रहता है, यहाँ से क्वेश्चन जेई मेंस में आता है तुम्हारा। जेई एडवांस में इस पार्ट से क्वेश्चन नहीं पूछता है यहाँ पे कभी भी। मतलब अभी तक नहीं पूछा इस पार्ट से, जब भी पेपर अभी स्टार्टिंग से अभी तक हो रहा है। लेकिन जेई मेंस में जब बुकलेट भी सॉल्व करोगे, तो वहाँ पे तुम्हें कई सारा क्वेश्चन मिलेगा एक्सरसाइज 3 में। ये मेनली जेई मेंस का पार्ट होता है, इसको भी हम लोग कवर करेंगे। इसमें शायद एक लेक्चर और लग जाए, बट हम लोग इसको भी कवर करेंगे, बट वो डायरेक्टली बुकलेट से करेंगे, क्योंकि कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेक्शन एच की बात करें, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स का। अब देखो इसमें करते क्या हम लोग यहाँ पे, तो वो डायरेक्टली तुम्हें बुकलेट से ही देख लेना है। यहाँ पे अलग से नोट करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे एक पेज का है, वहाँ पे तो डायरेक्टली बुक से देख लोगे। इसमें सबसे पहले H1 करके दिया गया है वहाँ पे, डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। मैं शॉर्ट में यहाँ पे बता रहा हूँ, बट तुम्हें अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। इस थ्योरी को तुम्हारे बुकलेट में दे रखा है। तो वहाँ पे क्या तुम्हारा, उसमें डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे, मान लो कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है या कोई भी कंपाउंड्स है, उसमें पता करना है कि उस कंपाउंड्स में कार्बन प्रेजेंट है या नहीं है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है। उसके लिए कि यहाँ पे टेस्ट होता है, जिसको कि क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट। किसी कंपाउंड में पता करना है कि कोई पार्टिकुलर एटम है या नहीं उस कंपाउंड्स में। तो सबसे पहले यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन को पता करना है। यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट, इसको रीड भी करो एक बार, कि कार्बन एंड हाइड्रोजन आर डिटेक्टेड बाय हीटिंग द कंपाउंड विथ कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। Carbon present in the compound is oxidized to carbon dioxide tested with lime water which develop turbidity। ब्रैकेट में बहुत ज्यादा उसका मीनिंग नहीं है वहां पे। एंड हाइड्रोजन टू वाटर। अब देखो इसका मीनिंग क्या है, मान लो तुम्हारे पास कोई कंपाउंड्स है, उसमें पता करना है कि कार्बन है या नहीं है। उस कंपाउंड्स का रिएक्शन करा दो तुम CO कॉपर सेकेंड ऑक्साइड के साथ,
क्लियर है? यहाँ पे है एक क्यूप्रिक ऑक्साइड जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे। उस कंपाउंड में अगर कार्बन प्रेजेंट होगा तो वो कार्बन के साथ ये CuO जो रहेगा कार्बन के साथ रिएक्ट करने के बाद तो बना लेता है तुम्हारा CO2 प्लस Cu, जो कि दे रखा है तुम्हारे बुकलेट में। और जैसे CO2 गैस रिलीज हो जाता है आफ्टर रिएक्शन विद CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ, हम लोग समझ पाएंगे कि CO2 तभी बनाएगा जब उस कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट होगा, और कार्बन प्रेजेंट नहीं हुआ तो वो CO2 कभी भी नहीं बना पाएगा। और CO2 गैस अगर रिलीज हो पा रहा है हम लोग समझ पाएंगे उस कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है। क्लियर ये पॉइंट सबको? कि किसी कंपाउंड में अगर पता करना है कि कार्बन प्रेजेंट है या नहीं है तो उसका रिएक्शन किसके साथ करा दोगे? CuO के साथ, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड के साथ। और उसमें से अगर CO2 गैस रिलीज हो पा रहा है हम लोग समझ पाएंगे उसमें कार्बन प्रेजेंट है। वही वहां पे स्टेटमेंट लिखा गया है। और अगर हाइड्रोजन को पता करना वहां पे तो हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट हो उस कंपाउंड में उसका भी सेम रिएक्शन होता है। उसमें से वहां पे क्या बन पाता है? वाटर प्लस CO। और अगर वाटर बन पा रहा है वहां पे हम लोग समझ पाएंगे, एक मिनट, यहाँ पे जो वाटर बन पा रहा है, एक मिनट तुम लोग वेट करो, इसमें मैं वहां पे नोटबुक ना देखना पड़े, एक मिनट वेट करोगे इसमें। स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे तुम्हारा ही बुकलेट है ये बेसिकली, उसी का ये आ रहा है यहाँ पे। तुम लोग यहाँ पे देख पाएंगे डायरेक्टली। यहाँ पे जो आ रहा है तुम्हारा, जब कार्बन को पता करना तो उसका रिएक्शन CuO के साथ कराया जा रहा है। इसमें जैसे CO2 गैस रिलीज होता है तुम लोग समझ पाएंगे कि इसमें क्या होगा? कार्बन रहा होगा। या और भी उसको कंफर्म करने के लिए उस CO2 जो रिलीज हो रहा है उसका रिएक्शन करा दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और वो CaCO3 व्हाइट PPT अगर बना रहा है हम लोग समझ पाएंगे वो कार्बन प्रेजेंट होगा उसमें। हाइड्रोजन को पता करना होगा तो सेम रिएक्शन करा देंगे और इसमें क्या बन जाता है? H2O। और इस H2O का रिएक्शन करा दो कॉपर सल्फेट के साथ, CuSO4 के साथ, और आफ्टर रिएक्शन वो ब्लू कलर अगर शो कर पा रहा है हम लोग समझ पाएंगे उसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। इसका क्वेश्चन भी हम लोग देख लें किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन को पता करने के लिए है कि किसी भी कंपाउंड्स में कार्बन एंड हाइड्रोजन है या नहीं है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इसको यहाँ पे। नेक्स्ट टेस्ट है इसमें कि किसी भी कंपाउंड्स में नाइट्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है, सल्फर है या नहीं है, हेलोजन है या नहीं है, या फिर फास्फोरस, उसके लिए अलग अलग टेस्ट है वहां पे। तो डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा दूसरे एलिमेंट्स को अगर डिटेक्ट करना होगा तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? एक लैसेंजर टेस्ट होता है, हम लोग उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स का मीनिंग ये है कि किसी कंपाउंड्स में पता करना वो पार्टिकुलर एलिमेंट्स प्रेजेंट है या नहीं है, कार्बन प्रेजेंट है या नहीं है, हाइड्रोजन है या नहीं है, नाइट्रोजन प्रेजेंट उस कंपाउंड्स में है या नहीं है, इस टाइप के एलिमेंट्स को पता करना। और उसी को नेम क्या देते हैं हम लोग? क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स। और अगला जो पार्ट है इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स में, वो अगर एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स। तो ये दो पॉइंट क्लियर है या नहीं है पहले ये बताओ? क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स और क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स। तो क्वालिटेटिव का मतलब है कि वो एलिमेंट्स प्रेजेंट है या नहीं है, बस इतना पता करना है। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या करते हैं? वो अगर एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स में आ जाता है। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे है ये कार्बन एंड हाइड्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए था। नेक्स्ट है तुम्हारा इसमें डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स बाय लैसेंजर टेस्ट।
अब देखो इसमें क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग, इसमें इस टेस्ट में क्या करते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन एंड फास्फोरस प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिटेक्टेड बाय लेसेंजर टेस्ट. The elements present in the compound are converted from their covalent form to ionic form by fusing the organic compounds with sodium metal. अब इसको समझते हैं यहाँ पे हम लोग. कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर होता है तो वो जनरली कोवेलेंट कंपाउंड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है. नहीं, संडे के टेस्ट में ये टॉपिक नहीं रहेगा. संडे के टेस्ट में तुम्हारा पीओसी तक ही रहेगा, जो आज हम लोग फिनिश कर चुके हैं अभी तक. और उसमें भी मेजर पोर्शन में बता दूं, तुम्हारा नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही रहने वाला है. एक एक दो दो क्वेश्चन इधर से भी रहेगा पीओसी और स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन में. क्लियर है? यहाँ पे है जो भी J4 के उन्हीं का टेस्ट है, उनका जो रहेगा पीओसी, स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन, इसके भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, बट ज्यादातर क्वेश्चन नोमेनक्लेचर और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का होगा. जब रिवाइज करो तो उस पर मतलब प्रॉपर फोकस हो तुम्हारा. सर ये भी आने वाला है क्या टेस्ट? नहीं, ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ये टेस्ट में नहीं रहेगा तुम्हारा. तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग आ गए, 2 मिनट देख लोगे. और यहाँ पे कि लेसेंजर टेस्ट से कैसे पता करते हैं कि उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है या सल्फर प्रेजेंट है या नहीं, या हेलोजन. मैं यहाँ पे ये बता रहा था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है तो स्टार्टिंग में किस फॉर्म में होता है, कोवेलेंट फॉर्म में होता है. वहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड रहता है, तो उसी को कन्वर्ट कर दिया जाता है वहाँ पे आयनिक फॉर्म में. और वो आयनिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करता है यहाँ पे है, तो उसका रिएक्शन करा देते हैं हम लोग सोडियम मेटल के साथ. तो ठीक है, इसको रहने दो यहाँ पे, क्योंकि अब डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पे फिर हम लोगों को एक साथ नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, फास्फोरस चारों का हम लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि एक देखेंगे बाकी नहीं देखेंगे फिर उतना ही टाइम लगेगा फिर वहाँ पे. तो टाइम भी आज का हो रखा है लेक्चर का. फिर हम लोग यहाँ पे जो ये पार्ट रहेगा H2, ये हम लोग डायरेक्टली बुकलेट से कर लेंगे. एक लेक्चर ऑलमोस्ट लग पाएगा ये, एक लेक्चर में ये पूरा पार्ट हम लोग कर लेंगे, और डायरेक्टली बुकलेट से करें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट है. अगर बुकलेट देख रहे होगे उसमें कहीं भी कोई रिएक्शन नहीं होता, सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है, इसलिए हम डायरेक्टली बुकलेट से देख पा रहे हैं. एक चीज तो ये बताओ सब लोग, जो भी J4 के हो या जो भी हो गए, इसमें J3 में भी आप पढ़ चुके हो गए, लोग मोलरिटी पढ़ चुके क्या फिजिकल केमिस्ट्री में? मोलरिटी और मोलैलिटी दोनों भी हो गए. दोनों हो गया है. तो जब हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे तो उसमें फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा यूज होता है. जब हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे, जो लास्ट सेक्शन है, सेक्शन आई, उसमें मोलरिटी, मोलैलिटी, ये सब का यूज होता है वहाँ पे, या इवन नॉर्मल मोल कंसेप्ट का यूज होता है वहाँ पे. तुम लोग देखेंगे इस क्लास में उसको. तो कल का जो लेक्चर होगा, देखते हैं अगर कल का लेक्चर होता है, क्योंकि तुम्हारा इवनिंग में कल लेक्चर है, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हें अपडेट किया जाएगा. कल विजयादशमी भी है, हो सकता है कि तुम्हारा लेक्चर हो कैंसिल भी हो, मतलब चांसेस है. कि बात चल रहा था तो ग्रुप पे अपडेट किया जाएगा, और कुछ अपडेशन नहीं होता तुम्हारा लेक्चर होगा. देखते हैं जो भी रहेगा. अगर लेक्चर होता है तुम्हारा, अगर लेक्चर होगा तुम्हारा उसमें, तो हम लोग मेनली इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसको पढ़ लेंगे. और जो पीओसी का कुछ पार्ट होगा उसका, जैसे कि कुछ बुकलेट का एक्सरसाइज 1 का जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसको देखेंगे, बट पहले हम इसको फिनिश कर लेंगे कल के लेक्चर में. दशहरा तो खत्म हो गई. देखता हूँ मैं यहाँ पे कल का जो क्लास है इवनिंग का, तुम लोगों का क्लास इसलिए हो सकता है कि कैंसिल हो, बट मॉर्निंग का सारा क्लास कल भी रहेगा. बट मैं अभी यहाँ पे कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें ग्रुप पे अपडेट किया जाएगा जो भी अगर कैंसिल क्लास होता है. बट हो सकता है कैंसिल हो, जैसा हम लोग आज डिस्कशन चल रहा था वहाँ पर, बट वो ग्रुप पे अपडेट किया जाएगा. सो ठीक है, बाकी लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं इस पार्ट को.
और ये पार्ट जब फिनिश हो जाएगा तो नेक्स्ट वीक से हम लोग नया चैप्टर पीरियोडिक टेबल स्टार्ट कर पाएंगे और इसका डिस्कशन भी करना है। इसका डिस्कशन में 1-2 लेक्चर लगेगा, अभी एक्सरसाइज 1, 2, 3 है, बट हम लोग पीरियोडिक टेबल स्टार्ट भी कर देंगे और इसका डिस्कशन भी हम लोग कर पाएंगे। फिर तुम लोगों का जो भी एक्सरसाइज 1 का रिमेनिंग सेक्शन है उसका होमवर्क कंप्लीट कर लोगे। बिल्कुल अब पूरी मॉड्यूल करना है तुम्हें। इसमें सिर्फ इसमें क्या नहीं करना है वो मैं बता दूं कि जो एक्सरसाइज 1 का सेक्शन H है और सेक्शन I उसको सिर्फ अभी छोड़ दोगे, H और I। इसके अलावा पूरा एक्सरसाइज 1 करना है और एक्सरसाइज 2 में इसके कम ही क्वेश्चन है यहाँ पे, इस दोनों पार्ट के 1-2 क्वेश्चन है तो उसको स्किप कर दोगे, एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट कर लोगे एंड एक्सरसाइज 3। तो ठीक है, इसको बता रहा हूँ। चलो तुम लोगों को अभी हैप्पी दशहरा, हैप्पी विजयादशमी। आई होप कल तुम लोगों का क्लास हो या ना हो, जो भी रहेगा ठीक है, बट ज्यादा चांस है लेक्चर नहीं होगा। तो ठीक है, तुम लोग ये होमवर्क करोगे, एक्सरसाइज 1, 2, 3 पूरे क्वेश्चन कर सकते हो। कल अगर लेक्चर होगा भी तो कल हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, ये कंफर्म रहो। कल हम लोग इसको पहले पढ़ के फिनिश करेंगे, तो नेक्स्ट वीक में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट क्वेश्चन सॉल्व करना तो स्टार्ट करो पहले, क्योंकि थ्योरेटिकल हम लोग पढ़ चुके हैं अभी। ओके सर। बाय बाय सर। ओके बाय। मॉर्निंग के लेक्चर होंगे, जो भी रहेगा तुम्हें अपडेट किया जाए। मैं अभी भी इवनिंग का भी लेक्चर मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, वो तुम्हें ग्रुप पे अपडेट किया जाए। ग्रुप पे अपडेट के लिए कुछ भी नहीं आता है, दैट मीन्स तुम्हारा लेक्चर होगा शाम में, बट वो किया जाएगा अपडेट जो भी रहेगा। तो ठीक है।